हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित समस्त परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं, जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएसटी, सीजी पुलिस। साथ ही हम लोग एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ इन सब एग्ज़ाम के बारे में प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों का सीजी पुलिस का टॉपिक सिलेबस कंप्लीट कराने में लगा हुआ हूँ। आप लोगों का छत्तीसगढ़ का सभी टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप लोगों का मैंने इंडियन जीके स्टार्ट किया है, जिसमें आप लोगों का हिस्ट्री को मैंने कंप्लीट किया है। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का, आप लोगों का जो राजनीति का है उसमें का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिए, मैं आप लोगों का जो क्वेश्चन लाता हूँ वो हमेशा ऐसी रहता है, ये कूट वाला प्रश्न है ना। आप लोगों को ये कूट करके देता है कि निर्माण कब हुआ था, कुल कितना समय लगा था, प्रारंभ कितना, ये सब देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में चलिए देखिए, भारतीय संविधान के बारे में क्या सही है। इसका निर्माण जो है 26 नवंबर 1949 में होता है। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। देखिए क्या सही है, ये प्रश्न मत देखिएगा, इसमें क्या मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें कुल समय जो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये जो प्रारंभ में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 अध्याय थे, लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 अध्याय और 12 अनुसूचियाँ। इसमें क्या है, आपका 4 अनुसूचियों में वृद्धि हो गई है। देखिए, इसको जो है 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। इसमें का सब सही है। आप लोगों को बस वो देखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक ना। देखिए, अंतरिम सरकार के प्रमुख नेताओं के बारे में क्या सही है। देखिए, जो आपका संविधान निर्माण हुआ था उससे पहले जो सरकार गठन किया गया था उसमें के प्रमुख नेताओं के बारे में भूल रहा है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो है विदेश मंत्रालय और कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्रालय के अध्यक्ष थे और सूचना प्रसारण इनका प्रमुख केंद्र था। बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्री थे। जान मथाई उद्योग मंत्री थे। सी राजगोपालचारी जी शिक्षा मंत्री थे। ये सब सही है ना, आप लोगों को ये याद रखना है कौन क्या था। देखिए, अंतरिम सरकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए, होमी जे भाभा जी जो थे, होमी जहांगीर भाभा जी, ये क्या करते थे, ये कार्य मंत्री थे और ये जो है खदान और बंदरगाह में इनके क्षेत्र में रखते थे। खदान और बंदरगाह किनके क्षेत्र में आता था? भाभा जी के अंतर्गत आता था। राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अरुणा आसापल्ली जी थे, ये रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम जी श्रम विभाग के मंत्री थे, है ना। तो ये सब सही है, आप ये सही मेल है। आप लोग क्या पूछता जान रहे हो? होमी जे भाभा लिख दे रहे, कूट में दे रहेगा, कृषि ऊपर में रख देगा, रेलवे नीचे, ये सब कूट वाले प्रश्न है ना। इसको मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देखिए, मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखिए, मंत्रिमंडल था उस टाइम, तो उसमें मुस्लिम लीग भी थे। ये जो है 1945 का बात है ना, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तब उसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। तो लियाकत अली जो है वित्त मंत्री थे। चुनरीगर जो थे वो वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल रब नस्तर जो है संचार मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जी कानून मंत्री थे और जगांतर अली खान जी स्वास्थ्य मंत्री थे। देखिए, इसमें कौन सा नहीं था? तो जो जिन्ना थे ये मंत्री, ये जो है अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। ये पाकिस्तान को अलग करने की फिराक में सबसे टूट गए थे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, संविधान सभा के अंतिम प्रमुख समितियों तथा उनके अध्यक्ष के बारे में क्या सही है। देखिए, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो विभिन्न प्रकार के प्रांत हैं उनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, प्रारूप समिति जो संविधान निर्माण करने वाले समिति थे उनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। झंडा समिति और जो तदर्थ समिति इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना, समिति दे दिया रहता है और उसके अध्यक्ष को मिलान करके या फिर सही कौन सा सुमेलित है करके ये वाला प्रश्न देता है। तो इसको याद रखिए, ये सब सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में क्या है। अब देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल के बारे में क्या सही है। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अध्यक्ष थे, कृषि मंत्री थे।
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी शिक्षा मंत्री थे, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अलग है और APJ अब्दुल कलाम अलग है ना, उसको याद रखिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कानून मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जान मथाई जी रेलवे मंत्री थे और राजकुमारी अमृता कौर जी स्वास्थ्य मंत्री थी। क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि भारत में प्रथम मंत्रिमंडल के बारे में क्या सही है करके रहता है। ये सब सही है, आप लोगों को ये याद रखना है कि कौन क्या थे ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में क्या सही है। मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, साथ में प्रस्तावना और महाभियोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। देखिए कहाँ से कौन सा संविधान में, हमारा संविधान जो है विभिन्न प्रकार के जो देशों हैं वहाँ से कुछ को छाँट कर अलग किया गया था और उससे हमारा संविधान बना है। हमारा संविधान जो है दुनिया में सबसे परफेक्ट संविधान बोल सकते हैं, वैसी है। देखिए, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावना और महाभियोग, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संसद, एकल नागरिकता और विधि निर्माण तथा विधि का शासन और मंत्रिमंडल, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? देखिए, संसद का, एकल नागरिकता का, कानून निर्माण का और कानून का शासन और मंत्रिमंडल, ये सब जो है ब्रिटेन से लिया गया है ना। नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या? देखिए, नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची, केंद्र तथा राज्य में शक्तियों का विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकालीन शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति को मिलती है, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये जर्मनी से लिए गए। आप लोगों को ये याद रखना है कि भारतीय संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में कौन सा सही है। हम लोग चार्ट देखें और देख लेते हैं। देखिए, कनाडा से क्या लिया गया था? कनाडा से संघात्मक अविशिष्ट सूची, राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, ये जो है कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, राज्यसभा में निर्वाचन। और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। जापान से लिया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो भी हमारा भारत में जो भी प्रक्रिया होगा वो कानून के दायरे में ही होना चाहिए। फ्रांस में क्या है? फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक, प्रस्तावना की स्वतंत्रता और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता के जो आदर्श वाक्य हैं वो फ्रांस से लिए गए हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है ना कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श वाक्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जो है फ्रांस से लिया गया है। इसमें सब सही। आप लोग को ये याद रखना है कि कौन सा तत्व कहाँ से लिया गया है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची तथा उसमें उल्लेख शब्द में से कौन से, देखिए कौन से है ना, भारतीय संविधान में जो उल्लेख अनुसूची है उसमें वो जो है किससे संबंधित उससे है। देखिए, प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, मतलब हमारे भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो सब जो है प्रथम अनुसूचियों में उनको लिखा गया है, उनको प्रथम अनुसूचियों में स्थान दिया गया है। द्वितीय अनुसूचियों में जितने भी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आपका CGS और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उन सब का वेतन कहाँ से दिया जाता है? उन सब का वेतन की चर्चा जो है अनुसूची 2 में, उनका किनको कितना वेतन मिलना है वो उनकी चर्चा जो है अनुसूची 2 में है। तृतीय अनुसूची में उनको शपथ दिलाने का कार्य है, जैसे कि किस प्रकार का शपथ दिलाना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति कौन सा शपथ दिलाना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन सा शपथ दिलाना चाहिए, मुख्यमंत्री कौन सा शपथ दिलाना चाहिए, उन सब की चर्चा जो है अनुसूची 3 में है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। जो भारत में जो राज्यसभा है उसमें सीटों का बंटवारा कितने में है? चौथी अनुसूची में। पाँचवीं अनुसूची में SC और ST में प्रशासन। देखिए, पाँचवीं अनुसूची में क्या दिया है? SC और ST जो है उनके लिए सीटों का आरक्षण रखा जाता है, उनके प्रशासन के लिए अलग सीटें रहती है। देखिए, छठवीं अनुसूची में क्या है? यहाँ जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, जैसे कि आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी को छठवीं अनुसूची में रखा है। कहाँ पे रखा गया है? छठवीं अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 आप लोग याद रखिएगा, छठवीं अनुसूची में रखें। ये इनको 7 सिस्टर भी बोला जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसूचियों में उल्लेख में कौन सा शब्द का सही मेल है? 7वीं अनुसूची में। देखिए, अनुसूची में क्या दिया गया उसके बारे में है ना। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य शक्तियों का बंटवारा। देखिए, जो केंद्र और राज्य शक्तियों का बंटवारा, मतलब केंद्र की शक्तियाँ अलग, राज्य की शक्तियाँ कुछ उससे अलग रहती हैं।
तो इन दोनों के शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 8वीं अनुसूची में क्या है, भारत में 22 भाषाएँ राजभाषाएँ हैं, उनके बारे में चर्चा है। देखिए 22 भाषा है, इनकी जो भाषाएँ हैं उसके बारे में चर्चा है। देखिए 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार के बारे में दिया गया है। 9वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है, भूमि सुधार के बारे में दिया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य व्यवस्था की। देखिए पंचायती राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़े हैं, छत्तीसगढ़ में पढ़े हैं पंचायत के बारे में, तो इसकी चर्चा कहाँ पे है, ये जो है 11वीं अनुसूची में है। इसको जो है नीति निर्देशक तत्व के 40वें अनुच्छेद से उठाकर जो है अनुसूची 11वें में इसको स्थान दिया गया है और इसको कानून बना दिया गया है। इसको मेन अनुच्छेद से जोड़ दिया गया है, मेन संविधान से जोड़ दिया गया है। देखिए 12वीं अनुसूची क्या है, इसमें स्थानीय स्वशासन की चर्चा है। 12वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है, स्थानीय स्वशासन की चर्चा है। ये सब सही, आप लोगों को ये देखना है कि कौन सी अनुसूची में किसकी चर्चा है ना। चलिए अगला देख, अगर मैं इन सबको एक एक क्वेश्चन बनाता तो इतना में मेरा 500 क्वेश्चन हो जाता ना, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसी छोटा छोटा करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। और ये सब कूट वाले प्रश्न हैं, कूट में पूछा जाता है कि कौन से भाग में कौन सा है आता है करके ना। देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद के बारे में क्या सही है। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में सीमित रहता है ना। संघ एवं राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद कितना है, वो 1 से 4 में संघ एवं राज्य क्षेत्र आ जाता है। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक के जो धाराएं हैं वो आती है। अब देखिए भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार को रखा गया है। देखिए ये सब पूछा जाता है ना, कौन से भाग में किसको रखा गया है करके। जो मूल अधिकार है इसमें क्या है, 12 से 35 जो अनुच्छेद है इसके बीच में मूल अधिकार को रखा गया है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, जो कि 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4 के क्रम में मूल कर्तव्यों को रखा गया है, जो कि 51 के कर तक सीमित रहता है। ये सब सही, आप लोगों को बस ये याद रखें किसने भाग में किसको रखा गया है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए संविधान के प्रमुख भाग एवं उससे संबंधित के बारे में कौन सा सही नहीं है बोल रहा है ना। चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है उसको। देखिए एक मिनट ना, हाँ ठीक है चलिए। देखिए भाग 5 में 52 से 151 तक की चर्चा है, इसमें जो है संघ की चर्चा है। देखिए भाग 5 में किसकी चर्चा है, संघ की, मतलब हमारा जो पूरा देश है ना ये नेशनल लेवल के अंतर्गत आता है। इसमें जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो देश के हिस्से में आता है। ये जो है अनुच्छेद 52 से 51 तक है। भाग 6 में जो है राज्य की चर्चा है। भाग 6 में किसकी है, राज्य की चर्चा। इसमें 152 से 237 तक के अनुच्छेद आते हैं। भाग 7 में भाग 7 में जो है भाग 7 में जो है भाग ख के राज्य, मतलब जो राज्य थे आपका, जो अंग्रेज़ों द्वारा शासन किए गए राज्य थे उनकी चर्चा थी। इनको जो है अभी वर्तमान में ये संचालित नहीं है ना, इसको निलंबित कर दिया गया है। इसमें हमारा ऑप्शन के देखिए कौन सही नहीं है बोला तो हमारा ऑप्शन आंसर नंबर सी सही नहीं, ये गलत है। बाकी देख लेते हैं इधर। भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। देखिए संघ का क्षेत्र अलग होता है और राज्य का क्षेत्र अलग होता है। इन दोनों के बीच को बताने वाला अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 239 से 242 तक ना। भाग 9 में क्या है, पंचायत की चर्चा है। भाग 9 में किसकी चर्चा है, पंचायत। ये जो है 243 का से लेके यन तक है, मतलब 200 ये जो है लगभग आपका ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, इन सब को मिलाकर रहेगा ना। देखिए भाग 10 में SC/ST क्षेत्र की चर्चा है। भाग 10 में किसकी चर्चा है, SC/ST क्षेत्र की चर्चा है। ये जो 244 से 244 का के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बाकी जो और जो क्वेश्चन बचा है उसको मैं दोबारा कराऊंगा, बाकी इसमें मैं आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 1 में किस बात की चर्चा है। भारतीय संविधान के भाग 1 में जो भारत जो है राज्यों का संघ है। ये जो अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है, संसद किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 2 में क्या है, भारत जो संसद है वो किसी भी जो विदेशी राज्य है उसको भारत में मिला सकती है। और अनुच्छेद 3 में क्या है, संसद के किसी भी राज्य, संसद जो है भारत के किसी राज्य के नाम में सीमा में परिवर्तित कर सकता है, ये भी सही है। और अनुच्छेद 4 देखिए, राष्ट्रपति इसके लिए हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। जो राष्ट्रपति क्या होता है, ये जो है भारत में अगर कोई भी सीमा परिवर्तन हो रहा है तो इसमें जो संसद जो कार्य कर रही है विदेशों से, अपना जो देश है, भाग 1 में राष्ट्रपति सीमा मतलब हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। चलिए अगला देखिए, इसमें सब का सब सही नहीं, इसको याद रखिएगा। क्या अनुच्छेद में क्या है उसकी चर्चा है, उसको देखना है ना, किसकी चर्चा है उसको देखना है।
देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएँ देखते हैं। ये जो है ये जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यह लिखित संविधान है। देखिए इसमें क्या सही नहीं है बोल रहा है ना, ये दोहरी नागरिकता। देखिए ये भारत की दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में खाली एकहरी नागरिकता है। कितनी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। अगर दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो ये भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसमें क्या संशोधन नहीं किया, गलत है, संशोधन किया जा सकता है ना। हमारा जो भारत का संविधान है इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा नागरिकता है, ये बड़ा संविधान है, ये लिखित संविधान है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन शब्दों को शामिल किया गया है। जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग वाला, उसमें किन किन शब्दों को शामिल किया गया। देखिए समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, एकता और अखंडता है। इन सभी शब्दों को जो है प्रस्तावना में शामिल किया है। ये शब्द पूछे गए हैं, वही वाला शब्द मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। चलिए अगला देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में क्या सही है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। किसकी चर्चा है? नागरिकता की। तो देखते हैं भाग 2 में जो है 5 से 11 तक अनुच्छेद आते हैं। तो 5वां अनुच्छेद देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, मतलब जब भारत का संविधान बना तब जितने लोग भारत में रहते थे उन सबको प्रारंभ में नागरिकता दे दी गई थी। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। जो लोग भारत से पाकिस्तान आए थे उनको नागरिकता दी गई थी, बशर्ते उनको परमिट नियम उन पर लागू किया गया था। वो जो है क्या है 1948 तक उनको भारत में आ जाना चाहिए था। कितना तक? 1948 तक। अनुच्छेद 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा पुनः लौटने वालों की नागरिकता। जो भारत से पाकिस्तान गए थे वहाँ से पुनः आए थे उनको भी नागरिकता दी गई, लेकिन उनके लिए कुछ विशेष शर्तें रखी गई थी। अनुच्छेद 8वां में क्या है? विदेशों में भ्रमण करने वालों नौकरी लेने वालों की नागरिकता खत्म नहीं होगी। मतलब जो विदेश में भ्रमण करते हैं और जो नौकरियां लेते हैं उनकी नागरिकता ख़त्म नहीं होगी, है ना। अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशों की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता कब समाप्त होगी? जब विदेश में आप नौकरी लोगे और वहाँ भ्रमण कोई नहीं होगा, लेकिन अगर आपने वहाँ की नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10वां में क्या है? नागरिकता का मान बना रहेगा। देखिए आपका नागरिकता जो है हमारे भारत में हमेशा बना रहेगा, लेकिन तब तक जब आप कोई देश विरोधी कार्य ना करें। जैसे कि आप कहीं पे बम फोड़ दोगे तो क्या आपको नागरिकता दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। आप अगर नेता को खुलेआम जाकर गाली दोगे, जो हमारा क्या बोलना चाहिए, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है आप उसको तोड़ोगे, या फिर राष्ट्रीय संपत्ति उसको सबके सामने तोड़ोगे, जो मूर्ति है उसको तोड़ोगे, झंडा को अगर आप जलाओगे तो आपको आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक ना। अब देखिए अनुच्छेद 11 में क्या है? नागरिकता का संरक्षण गृह मंत्रालय करता है। नागरिकता का संरक्षण कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नागरिकता प्रदान करने की विधियाँ। देखिए नागरिकता प्रदान करने की विधियाँ कितनी है? नागरिकता प्रदान करने की जो है 6 विधियाँ हैं। नागरिकता प्रदान करने की मुख्यतः 5 विधियाँ हैं। कैसी है, कौन कौन सी देखते हैं। एक तो जन्म से, जो हमारे भारत में जन्मे हैं, जिनके दादा परदादा अगर यहीं रहते थे तो वो यहाँ जन्मे हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। वंश के आधार पर, जो आपके जो वंशज है वो यहाँ पे रहते थे उनके आधार पर होगा। पंजीकरण के आधार पर आप विदेश से आए हैं, मतलब भारत पाकिस्तान से या फिर कहीं से आए हैं तो यहाँ पे पंजीकरण कराना आपको आवश्यक है। देशीकरण के आधार पर, देशीकरण भी एक प्रक्रिया है। आप बाहर से आकर यहाँ पे निवास करेंगे तब उसके आधार से आपको नागरिकता दी जाएगी। अर्जित भूमि के आधार पर, मतलब मान लीजिए हमारा भारत है, अगर किसी दूसरे विदेश के किसी राज्य को अपना राज्य बनाता है या फिर उसको अपने राज्य में जोड़ता है तो उसको जो है अर्जित भूमि के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। जैसे कि सिक्किम क्या है, पहले हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब वो बाद में बना तो वहाँ के लोगों को हमारे यहाँ की नागरिकता दी गई। हाँ, तो ये हमारा जो 5 प्रकार का नागरिकता आप लोगों को दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए भाग 3 के में कौन से प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है। भारत में क्या है, किस प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है, चलिए देखते हैं। समानता का अधिकार। भारत में कितने प्रकार के अधिकार है? भारत में जो है मुख्यतः 6 प्रकार के अधिकार है। कितने प्रकार के अधिकार है? 6 प्रकार के अधिकार है। तो एक है समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक के अनुच्छेद में इनके चर्चा है। देखिए ये याद रखिएगा ना, कौन से अधिकार में कितने से कितने में उनकी चर्चा करके ये प्रश्न पूछा जाता है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेद में? 19 अनुच्छेद से 22 अनुच्छेद तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 तक के अनुच्छेद में है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 तक के अनुच्छेद में है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो है 29 से 30 तक के अनुच्छेद में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखिए इसमें अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 12 में आपका जो अधिकार है उसकी प्रस्तावना दी गई है, और अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि अगर कोई आपकी नागरिकता को छीनने का प्रयास करता है तो आपकी नागरिकता का जवाबदार आप जो सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर केस कर सकते हो। नागरिकता का अधिकार के हिसाब से, अधिकार आपका जो मानहानि के हिसाब से आप उन पर केस कर सकते हो। और हमारा जो नागरिकता का गारंटर है वो सुप्रीम कोर्ट है। कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। हमारे नागरिकता की हमारे जो अधिकारों की गारंटी कौन देती है? तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट है। देखिए समानता के अधिकार के बारे में क्या सही है। समानता के अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में क्या था? विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सबका सब समान है, चाहे वो अंबानी हो या फिर कोई भिखारी हो, तो कानून के सामने कौन सा? सबका सब समान है। ये कहने वाली बात है, सही बता रहा हूँ। तो सब आजकल बिक जा रहे हैं, जितने भी जज हो गए ये सब पैसे में बिक जा रहे हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर समानता। देखिए हमारे संविधान में ये सब पहले से वो लोग लिख कर चले गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर या फिर जो भी प्रारूप समिति के जो पुराने जो अध्यक्ष थे, जो सदस्य थे, वो लोग इतने दिमाग वाले थे, इतनी बुद्धि वाली थे कि उनको पता है कि ये लोग बाद में लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये लोग पक्षपात करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो उन्होंने पहले ये सब संविधान में लिख कर गए थे। धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी का क्या है, हम लोगों को उनका विरोध नहीं कर सकते, वो सब समान है भारत में। अब देखिए क्या है, नहीं तो क्या है, ये दूसरे धर्म का है, कौन हिंदू मुस्लिम करके लड़ा देते। अभी वर्तमान में जो नेता लोग हैं वो वैसे करते हैं। वंश के हिसाब से वो दूसरे वंश का, जाति के हिसाब से लड़ाते हैं। अभी वर्तमान में जो आप लोग जान रहे हो, लिंग के हिसाब से महिला पुरुष करके लड़ाते हैं। ये सब को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे राजनीति में मत पड़िएगा। आप लोग अपना स्टडी कीजिएगा और नौकरी लीजिएगा बस। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के अवसरों की समानता। देखिए सबको लोक नियोजन के अवसरों में समानता का अधिकार है, लेकिन कुछ दशाओं में क्या है, उनको छूट दिया जाता है। जैसे कि SC ST वाले जो होते हैं उनमें क्या है, थोड़ा शिक्षा का अभाव होता है, या फिर वो थोड़ा कम, मतलब क्या बोलना चाहिए, अल्पसंख्यक वगैरह होते हैं, तो उनके लिए कुछ हिसाब से उनको कुछ छूट दी जाती है थोड़ा बहुत, तो वो जाहिर सी बात है। देखिए अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। इसमें छुआछूत का अंत के बारे में चर्चा की है, लेकिन वर्तमान में अभी बहुत जगह में ये छुआछूत चल रहा है। लगभग ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी चल रहा है, व्याप्त है। देखिए अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 कोई भी विभिन्न प्रकार की उपाधियों को साथ में अपना यूज नहीं कर सकता है ना, तो इसके बारे में चर्चा है। देखिए ये सब से आप लोगों को बस याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद में किसकी चर्चा है, बस यही देखना है ना। और ये सब जो अभी आप लोगों का अधिकार दे रहा हूँ, इसमें से मूल अधिकार बता रहा हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा आप लोगों का। देखिए स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में क्या सही है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। इसमें क्या है, आप कहीं भी घूम सकते हो, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। कहीं भी घूम सकते हो, अगर घूमे तो कहीं पे संगठन बना सकते हो, कहीं पे संगठन बना सकते हो तो कहीं में किसी इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकते हो। अगर कहीं पे घूम रहे संगठन बना लिए तो कहीं पे आप नारा भी लगा सकते हो, कहीं पे जाकर बस भी सकते हो। ये सब क्या है, इसमें स्वतंत्रता है ना। अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, मतलब आपका जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तब तक आप लोगों को संरक्षित रखा जाएगा। आप लोगों पर किसी भी प्रकार आप लोगों को दोषी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति को क्या है, हानि नहीं पहुंचा सकते। ये जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे विभिन्न, अगर किसी कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको संभालने के लिए आते हैं कि नहीं तो मरने देते, लड़ने देते, वो अलग बात है ना। अब देखिए इसके अंतर्गत आप लोगों का जो चालान काटा जाता है गाड़ी का, धुआं दे रहा है करके, ये जो है इसी के अंतर आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत आपका निजता का अधिकार भी आता है, मतलब आपका निजी कोई भी चीज़ रहेगा उसको कोई आदमी दूसरा नहीं देख सकता, ये आपका अधिकार है। अगर कोई आपकी निजी वस्तुओं को या फिर निजी कुछ भी को अगर
जाहिर कर देता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। देखिए अनुच्छेद 21 का में क्या है, शिक्षा का अधिकार है। क्या है, शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है, 21 का में है। ये जो है अनुसूची में था, जो क्या वो नीति निर्देशक तत्व में था, तो इसको शिक्षा के अधिकार में लाकर जोड़ दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संरक्षण एवं निवारक निरोध। आप गिरफ्तार, अगर आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो आपको वहाँ संरक्षित रखा जाएगा जब तक आप लोगों का आपका दोष जो है सिद्ध नहीं हो जाता। ये सब सही, आप लोग बस ये याद रखना कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी वीडियो लेंथी हो जा रहा है, अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में क्या सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जो है, ये जो है अनुच्छेद 23 में है। इसमें मानव के व्यापार और बाल श्रम पर निषेध है, मतलब मानव को जो बेचा जाता था उस पर रोक है। और जो छोटे बच्चों हैं उनको काम कराया जाता है, उससे उनको रोका जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों में 14 वर्ष से कम वर्ष के बालकों को नियोजन निषेध है, मतलब 14 साल से कम वर्ष के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करने दिया जाना है। ये दोनों सही है ना, इसमें का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या सही है। अनुच्छेद 25 में क्या है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए आप प्रबंध कर सकते हो, उसकी स्वतंत्रता है आपको। अनुच्छेद 27 कहता है आप धार्मिक अनुष्ठान के लिए चंदा दे सकते हो। अनुच्छेद 28 कहता है आप धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, आप धार्मिक शिक्षा में क्या है उपस्थित हो सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई निषेध नहीं, आप ये सब कर सकते हो। ये हमारा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये भाग आपका ये कितना में, भाग 3 में है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका कितना है, भाग 3 है। आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भाग 3 है, उसमें का ये कितना है, 1 2 3 4। चलिए अगला देखते हैं। देखिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार के बारे में क्या सही है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक है उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में दिया है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना। अगर अल्पसंख्यक हैं तो अगर उनको नॉर्मल शिक्षा संस्थान में जाने से झिझक होता है तो उनके लिए शिक्षा संस्थान की स्थापना का प्रबंध किया जाएगा। ये दोनों सही है ना, ऑप्शन नंबर ई है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए संवैधानिक उपचारों के बारे में क्या सही है। ये है अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचार किसमें है, अनुच्छेद 32 में है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा कही। इसे जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। देखिए भारतीय संविधान का दीवार भी इसी को कहा जाए। भारतीय संविधान का दीवार किसको कहा गया है, संवैधानिक जो अनुच्छेद जो 32 है उसको कहा गया है। देखिए इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रीट निकाले जा सकते हैं। क्या निकाले जा सकते हैं, 5 प्रकार के रीट निकाले जा सकते हैं। एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को छोड़ो, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, फिर एक मिनट ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उसका अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये सब इसके 5 प्रकार के रीट हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मूल अधिकार के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है। मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये सही है। इसका दायित्व जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत रहता है, ये भी ठीक है। आपका मूल अधिकार हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर सकते हो। राष्ट्रीय आपात में इसे राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। देखिए अगर आपका राष्ट्रीय आपात आएगा तो राष्ट्रपति इसको क्या है, निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता। क्या है, अनुच्छेद 20 और 21 है, इसको राष्ट्रपति अनुच्छेद निलंबित नहीं कर सकता। निजता का अधिकार मूल अधिकार नहीं, ये गलत है। देखिए निजता का अधिकार क्या है, मूल अधिकार है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या सही है। इसका प्रावधान जो है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये जो है आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। इसमें आप ये नहीं, इसमें और ऑप्शन दिया रहता है कि नीति बनाना, तो वो गलत हो जाएगा। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। ये जो है वाद्य योग्य नहीं, इसके अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते ना। ये नीति निर्देशक को लेकर आप कहाँ नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में। अगर इसको लागू नहीं किया जाएगा, अगर इसको राज्य लागू नहीं करता है या फिर जो हमारा संसद है वो लागू नहीं करता, तब तक आप इसके अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए नीति निर्देशक तत्व के प्रमुख प्रावधान के बारे में क्या चाहिए। 36 में क्या, छत्तीसगढ़ में 36वां अनुच्छेद में क्या है, इसकी नीति निर्देशक तत्व की का जो परिभाषा है,
अनुच्छेद 37 में क्या है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसको न्यायालय में जाकर आप इस पर बहस नहीं कर सकते या फिर लागू नहीं करा सकते। ये अनुच्छेद 38 में क्या है, लोक कल्याण की अभिव्यक्ति, इसमें भारत का जो लोक कल्याण उसको सर्वोपरि माना गया है। अनुच्छेद 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। देखिए ये खाली बोला गया है ना, इसको राज्य लागू करता है या नहीं करता है ये उनके ऊपर है, सरकार लागू करेगी या नहीं ये इनके ऊपर है, ये खाली लिखा गया है। अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायती राज, इसको लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायती राज है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में लोक सहायता, मतलब मान लीजिए आप बुजुर्ग हो गए हैं या फिर आप लोग दिव्यांग हो गए हैं तो आप लोगों को कुछ सहायता राशि दी जाती है। इसको ये किसके अंतर्गत है, ये अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। जैसे कि बुजुर्ग लोगों को पेंशन दिया जाता है, बुजुर्ग में अभी जितने भी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में उनको पेंशन दिया जाता है। वो कारण क्या है, वो जो है लोक सहायता का है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नीति निर्देशक तत्व के प्रमुख प्रावधानों में कौन सा सही नहीं है। 43 में क्या है, कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब जो भी कर्मचारी होते हैं, मतलब जो कार्यकर्ता होते हैं प्राइवेट या फिर संस्थानों में जितने भी, उनको क्या है, उनको निर्वाह योग्य मजदूरी देने की, लेकिन क्या है दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। लेकिन हम इस पर क्या केस कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि जब तक इसको लागू नहीं किया जाता तब तक हम इस पर केस नहीं कर सकते। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान सिविल संहिता, भारत में जितने भी लोग हैं वो समान है, सिविल कोड जो है समान रहेगा। अनुच्छेद 45 में क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को रखा गया है, जिसको अभी अनुच्छेद 21 से कम इसको जोड़ दिया गया है, इसको मूल अधिकार में लगा दिया गया है। अनुच्छेद 46 में क्या है, SC/ST में शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता, अनुच्छेद 46 में क्या है, SC/ST में शैक्षणिक आर्थिक सहायता, आप लोग इसको भी कुछ हद तक लागू किया गया है। जैसे कि आप लोग स्कॉलरशिप मिलता है SC/ST में, उस प्रकार से इसको भी लागू किया गया है, थोड़ा सा कुछ हद तक ना, ज़्यादा नहीं। देखिए अनुच्छेद 47 में क्या है, पोषण स्तर को ऊंचा करने के लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम, लोक स्वास्थ्य जो है राज्य का कर्तव्य है, ये भी सही है। आप लोगों को बस अनुच्छेद में क्या ही चाहिए उसको देखना है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। अनुच्छेद 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये ठीक है, ये सही है। अनुच्छेद 48 से कम है, वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण में संवर्धन, ये भी सही है। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना, ये भी ठीक है, जो ऐतिहासिक धरोहर है उनका संरक्षण करना है। लेकिन क्या इसमें आप केस कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट पर, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है ना, ये करना है करके लिखा गया है। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका उनको एक दूसरे से अलग रखा गया है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है और सुरक्षा उसको बनाए रखना है। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना है, ये जो है आपका अनुच्छेद 51 के क में आ जाएगा, ये जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, ये नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है, ठीक ना। अगला देखते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या सही है, इसका प्रावधान जो है भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है। देखिए इसका स्रोत जो है रूस है, कौन सा है, रूस, जो पूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत आता है। विशेष देखिए दास वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में इसको लागू किया गया था। ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको लागू किया गया था। कब किया गया था, 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। इसकी संख्या कुल 11 है, कितनी है, इसकी संख्या कुल 11 है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए भाग 5 के बारे में क्या सही है, भाग 5 में क्या है, ये संघ की कार्यपालिका को रखा गया है। ये जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसमें संघीय प्रशासन के 3 अंग है। देखिए जो संघीय प्रशासन है उसके 3 अंग है, एक तो है लोकसभा, ये संघीय प्रशासन के 3 अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है। कौन सा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। ये लोकसभा राज्यसभा नहीं है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इसके 3 अंग हैं संघीय प्रशासन के। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, विधायिका, देखिए विधायिका, इसको व्यवस्थापिका भी बोल सकते हैं आप लोग। ये जो है अनुच्छेद 79 से 123 तक है। इसकी चर्चा कहाँ से कहाँ तक है, 79 से 123 तक है। कार्यपालिका की चर्चा जो है अनुच्छेद 52 से 78 तक है और न्यायपालिका की चर्चा अनुच्छेद 124 से 147 तक है।
आप लोग ये याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक इनकी चर्चा है। देखिए ये सब सही है, इसमें का सब सही मेल है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या सही है। भारत का राष्ट्रपति की चर्चा जो है, इसके पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में है। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए जिसमें सारी शक्तियाँ निहित होनी चाहिए। ये सब कहने वाली बात है ना। अब अनुच्छेद 53 में क्या कहता है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति पर निहित है। किसमें? अनुच्छेद 53 क्या कहता है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति पर निहित है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अंतर्गत इनका निर्वाचन होता है। किसके अंतर्गत? एकल संक्रमणीय मत पद्धति ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 55 क्या है, निर्वाचन की पद्धति यही है आपका। इसमें अनुच्छेद 56 में क्या है, इनका कार्यकाल, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का होता है मुख्यतः। 1857 में क्या इसकी पुनः नियुक्ति, हाँ इनकी पुनः नियुक्ति भी होती है इनकी। अब अनुच्छेद 58 में क्या है, इसमें इनकी अर्हता है, मतलब इन क्या क्या होना चाहिए जिसके कारण वो राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए एक तो वो 35 वर्ष की आयु पार कर चुका होना चाहिए, और ऊपर से भारत का नागरिक होना चाहिए। उसको वो पागल दिवालिया ना होना चाहिए, मतलब पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए, और कोई भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये इसकी 4 अर्हता है, इसकी 4 शक्तियाँ हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का सर्वप्रथम नागरिक होता है ना। जो भी भारत का राष्ट्रपति बनेगा वो भारत का पहला नागरिक होगा उस वक्त के लिए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में क्या सही है। राष्ट्रपति का शपथ जो है अनुच्छेद 60 मतलब 60 में है। इसको कौन शपथ दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है, राष्ट्रपति को क्या है, पद से हटाना महाभियोग कहलाता है। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में है। किसमें है? अनुच्छेद 72 में। ये किसी भी जो क्या बोलना चाहिए सज़ा को माफ़ करा सकते हैं, चाहे वो उम्र कैद हो या फिर फांसी की सज़ा हो, ये सब माफ़ कर सकते हैं ना अगर ये चाहे तो। अनुच्छेद 77 क्या कहते हैं, सरकार के समस्त कार्य जो राष्ट्रपति के नाम से किया जाना है। सरकार का जितना भी कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ये सब सही है, आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद के बारे में क्या सही है। देखिए राष्ट्रपति क्या है, ये अनुच्छेद 85 के अनुसार वह लोकसभा का आह्वान एवं विघटन करता है, मतलब लोकसभा को बुलाता है या फिर उसको नष्ट करता है ना, आहूत करता है या उसका विघटन करता है। आहूत करना मतलब बुलाना, और 17 अवसान यानी उसको विघटन करना ना। अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। लोकसभा राज्यसभा को अधिवेशन एक साथ करना संयुक्त अधिवेशन कहलाता है। अनुच्छेद 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करना है, मतलब मान लीजिए कोई भी प्रकार का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो उस समय अगर राष्ट्रपति को कानून बनाने की ज़रूरत है तो वो एक अध्यादेश जारी कर देता है, उसको बोला जाता है। उसकी शक्ति जो है अनुच्छेद 33 में, वो उस वक्त के लिए कानून रहता है जब तक कि उसको 6 महीने के पूर्व जब तक कोई अधिवेशन नहीं होगा, तब तक अधिवेशन में उसको पारित नहीं किया जाता, तब तक क्या होगा, वो जो अध्यादेश रहेगा वो कानून रहेगा भारत का। जब अगर वो पास हुआ तो उसको कानून के रूप में स्वीकार करेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसको हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात की चर्चा है, मतलब भारत में जो भी विभिन्न प्रकार के आपात आते हैं, राष्ट्रीय आपात आते हैं, उसकी चर्चा है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। मान लीजिए किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय आपात आ गया या फिर कोई भी विदेश जो है भारत में आक्रमण करता है, जैसे पाकिस्तान का आक्रमण हो गया, चाइना का आक्रमण हो गया, तो उस समय जो है पूरा जो भारत का शासन है वो राष्ट्रपति के हाथों में चला जाएगा। अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपात है, मतलब मान लीजिए अगर भारत के पास वित्तीय आपात आ गया, जैसे अभी वर्तमान में श्रीलंका और पाकिस्तान में चल रहा है वित्तीय आपात, अगर भारत में आ गया तो जितनी भी शक्तियाँ हैं वो किसके पास जाएंगी, वो राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी। चलिए अगला, ये सब का सब सही है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें का उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 36 में क्या है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के क्रम में कौन सा सही नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1950 से 1962 है। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 है। जाकिर हुसैन, देखिए ये कितने क्रम के राष्ट्रपति उसको देखिए, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन,
जो 1967 से 1969 तक है, ये 2 साल शासन किए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, ये जो है 1969 से 1974 तक शासन किए। 5वें राष्ट्रपति जो है फ़खरुद्दीन अली महमद थे, जो 1974 से 1977 तक शासन किए। देखिए जो ज्ञानी जैल सिंह थे, ये 7वें राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे, है ना। 6वें नंबर के राष्ट्रपति आपके नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में कौन सा सही है? देखिए अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की चर्चा है। ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ये इसमें जो क्या है, इसका निर्वाचन जो है अनुच्छेद 66 के अंतर्गत किया जाता है। इनका जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 67 के अंतर्गत इनका कार्यकाल है, जो कि मुख्यतः 5 साल के लिए होता है। ये तब तक रहता है जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो, जब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। ये सब का सब सही है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, मंत्रिपरिषद के बारे में क्या सही है। मंत्रिपरिषद का प्रावधान जो है 74 अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद का परिभाषा दिया गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। देखिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किस में से करता है? तो जितने भी लोकसभा में चुन कर आए उम्मीदवार होते हैं, विधायक वगैरह होते हैं, तो उनसे ये जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के जो मंत्री होते हैं उनसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। मंत्री है राष्ट्रपति के परम प्रसाद पर्यंत हो, मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की सहायता से मंत्रियों का चयन करते हैं, और जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के, जब तक राष्ट्रपति नहीं कहते तब तक वो जो है प्रसाद पर्यंत मतलब पद में रहते हैं। देखिए ये जो है कहने के लिए राष्ट्रपति का नाम है, लेकिन ये सब काम कौन करता है? ये सब प्रधानमंत्री करते हैं। किसको पद से हटाना है, किसको पद में लाना है, ये सब काम जो है प्रधानमंत्री के अंतर्गत रहता है ना। वो खाली साइन करते हैं राष्ट्रपति। देखिए इनको शपथ कौन दिलाता है? जो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार में कौन सा सही नहीं? देखिए मंत्रिपरिषद में जो है 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कैबिनेट मंत्री जो सबसे प्रमुख मंत्री होता है उसको कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। उसके नीचे के मंत्री को राज्य मंत्री बोलते हैं। उसके नीचे के मंत्री को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोलते हैं। उसके नीचे के मंत्री को उप मंत्री बोलते हैं। ये उप प्रधानमंत्री नहीं, ये क्या, अगर दो प्रधानमंत्री के 2 उम्मीदवार हो जाते हैं तो उसमें से एक को अपना क्या बोलना चाहिए, लेमचूस पकड़ाते हैं, जैसे लॉलीपॉप पकड़ाते हैं ना बच्चे, अगर क्या बोलना चाहिए, बच्चे अगर नाराज़ हो जाते हैं उसको लॉलीपॉप दिया जाता है, बस वैसे ये उप प्रधानमंत्री वाला सिस्टम है। चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री की चर्चा कौन से अनुच्छेद में? प्रधानमंत्री की चर्चा जो है 74वें अनुच्छेद में है, और 75 में आपका मंत्रिपरिषद है। 77 में क्या है? 77 में क्या है? 5 साल इनकी जो है अवधि है। हाँ चलिए अगला देखते हैं। भारत के प्रमुख प्रधानमंत्रियों के क्रम में कौन सा गलत? देखिए इसमें क्रम बोल रहा है ना। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, 1947 से 1964 तक इन्होंने शासन किया। देखिए कितना साल शासन किया इन्होंने? 10, 13, हाँ लगभग वही 13 साल इन्होंने शासन किया है। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री जो है इन्होंने 1964 से 1966 तक शासन किया। ये जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तीसरे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो कि 1966 से 1977 तक शासन की। मोरारजी देसाई जो थे चौथे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1970 से 1979 तक शासन किया। चौधरी चरण सिंह ये जो है 5वें प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1979 से 80 तक शासन किया। 6वें में पुनः इंदिरा गांधी जो है शासन में आई। इन्होंने क्या किया? 1980 से 1984 तक शासन किया। 7वें प्रधानमंत्री थे आपका राजीव गांधी, जिन्होंने 1984 से 1989 तक शासन किया। अटल बिहारी जो है देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या है, इन्होंने ये 11वें प्रधानमंत्री बने थे, 14वें प्रधानमंत्री बने थे और 15वें प्रधानमंत्री बने थे। ये जो 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, बस 2 बार 1-1 साल बने थे और 1 बार अपना कंप्लीट 5 साल का वर्ष इन्होंने कंप्लीट किया था।
ये जो है कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे, 11वें नंबर के। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री मृत्यु एवं उनके कार्यकाल में हुई थी। देखिए, जो भी प्रधानमंत्री थे, कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी और इंदिरा गांधी। इन तीनों की मृत्यु कब हुई थी? उनके कार्यकाल में। आप लोग इसको याद रखिएगा ना, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए, अंतिम उप प्रधानमंत्री आपके लाल कृष्ण आडवाणी थे ना। अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। वर्तमान प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। इसमें उपरोक्त सभी है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संसद के बारे में क्या सही है। देखिए, भारतीय संसद की इसका प्रावधान जो अनुच्छेद 79 में है, मतलब 79 में है। संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आप लोग राष्ट्रपति को छोड़िएगा मत, भूलिएगा मत। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है। अगर लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया तो राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तो कानून नहीं बनेगा। अगर लोकसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति जब तक लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं होगा राष्ट्रपति के पास जाएगा नहीं। अगर लोकसभा में पास नहीं हो तो राज्यसभा में भी नहीं जाएगा, है ना। इसको याद रखिएगा। देखिए, इसमें कितने सदन है संसद में 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ये सब आप लोगों को ये याद रखना है कि क्या है इसके बारे में। बस ऐसी वाले प्रश्न पाते हैं, इससे ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं आते। राज्यसभा के बारे में क्या सही है। देखिए, राज्यसभा के बारे में क्या सही, ये अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा की चर्चा किस में है? अनुच्छेद 80 में है। यह उच्च सदन है। इसमें क्या है, पढ़े लिखे लोगों का सदन इसको बोला जाता है। बूढ़ों का सदन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा एज वाले 35 वर्ष की आयु वाले राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। इसका ये जो स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। स्थायी सदन है क्योंकि इसमें ये कभी भंग नहीं होता। इसके जो सदन में जो मंत्री होते हैं या फिर जो भी संसद होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। सदस्यों की संख्या जो है 245 है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 245 है। इनका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष होता है। जो राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। इसमें का सबसे आप लोग ये याद रखना है कि इसमें किसको क्या बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा के बारे में क्या सही है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। यह निम्न सदन है। यह अस्थायी। देखिए, निम्न सदन है मतलब इसमें जो है कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। बहुत से लोग तो अंगूठा छाप रहते हैं, उसको भी रख लिया जाता है। इसमें एज जो है ज़्यादा एज की ज़रूरत नहीं होती। आपको 25 साल एज होना है। 25 साल 30 साल आप लोगों का जो एज लिमिट रहता है। ये जो अस्थायी सदस्य ये हर 5 साल में कंप्लीट भंग हो जाता है। लोकसभा का सदस्यों की संख्या जो है 543 है। निर्वाचन जो है इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, जनताओं द्वारा होता है। ये सब से आप लोग ये याद रखना है। देखिए, राज्यसभा में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राज्यसभा का जो चुनाव है केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है। इसका शपथ जो सभापति दिखाता है। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसको राज्यसभा का सभापति बोलते हैं। ये मुख्यतः उपराष्ट्रपति होते हैं। इनका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। इनका विघटन नहीं किया जाता कि ये जो क्या है, इनका विघटन नहीं, मतलब राज्यसभा एक ही बार में खाली नहीं होता। इनका जो है 2-2 वर्ष में चुनाव होता है। 2 वर्ष का पहले चुनाव होगा, 1/3 का होगा, उसके बाद फिर 1/3 का, उसके बाद फिर 1/3 का। मतलब ये कभी एक बार में खाली नहीं होता है। इनमें कुल गण पूर्ति कितने चाहिए? इसमें जो है 1/10 गण पूर्ति चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, राज्यसभा के बारे में क्या सही है। राज्यसभा में इसका चुनाव जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है। इसके जो इनको शपथ दिलाता है प्रोटेम या स्पीकर, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा का सर्वोपरि होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसको बोला जाता है स्पीकर। क्या बोला जाता है? स्पीकर। इनका कार्यकाल 5 साल होता है। इनका विघटन हो जाता है। हर 5 साल बाद जो है लोकसभा पूरा खाली हो जाता है। उसके बाद फिर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। इनकी गण पूर्ति जो है कुल सदस्यों का लगभग 1/10 भाग इनके पास होना जरूरी है। ये सब का सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के विधेयक की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में देखिए 4 प्रकार की विधेयक की चर्चा की गई है। एक सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक आते हैं वो सामान्य विधेयक आते हैं। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जितने भी प्रकार के विधेयक आते हैं उनको बोला जाता है। इसकी चर्चा जो है
368 में देखिए संविधान संशोधन की विधेयक की चर्चा 368 में है। जितने भी संविधान में अनुच्छेदों में जो भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, संशोधन किया जाता है, वो जो है संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में इसकी चर्चा है। देखिए धन विधेयक जो प्रकरण दिया जाता है राष्ट्रपति को साइन कराने से पहले लोकसभा राज्यसभा में जो संविधान द्वारा इसमें संशोधन के जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसको बोला जाता है धन्य विधेयक। अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको साइन कर ले और राष्ट्रपति के पास भेज दे तो वो हो जाता है वित्त विधेयक। वित्त राष्ट्रपति साइन करता है तब बन जाता है वो वित्त विधेयक ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये हमारा जो भारत का राष्ट्रपति है वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है जो कि 15वें क्रम का है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है जो कि 14वें क्रम के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि 15वें क्रम के हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश BR गवई हैं जो कि 52वें क्रम के हैं। महान्यायवादी R वेंकटरमण जो है 16वें क्रम के हैं। और हमारे जो भारत के सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, कौन है? तुषार मेहता है। ये सब का सब सही, आप लोग इसको याद रखिएगा। फाइनली हमारा आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। देखिए क्या है, वीडियो बनाने में थोड़ा देर हो जा रहा है इसलिए क्वेश्चन आप लोगों को 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ज़्यादा लेंथी वीडियो मुझे भी पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्या है, इसमें मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और जो भी पढ़ेंगे उसको भी अच्छा लगेगा, उनको भी कुछ थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।